नमस्कार दोस्तों, द हिंदू एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। आज तारीख है 5 फरवरी 2025। यूएस ने इंडियंस को डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है और ये शुरुआत हुई है तकरीबन 200 पीपल जो इंडिया के हैं, जिनको वेरीफाई किया गया कि वो इंडियन सिटीजन हैं और इलीगली वो यूएसए में एंटर कर गए थे, तो उनको डिपोर्ट किया गया है। अब देखो, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इनको भेजा गया है एक मिलिट्री प्लेन की हेल्प से। ठीक है, ये जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है इसकी हेल्प से भेजा गया है US-C-17। अब अगर चाहते तो एक सिविलियन प्लेन से भी भेज सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिलिट्री प्लेन से क्या किया, भेजा। और ये शुरुआत तब हो रही है जब मोदी साहब कहाँ पे जाने वाले हैं, यूएसए में जाने वाले हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार हुआ है। बहुत सारी कंट्रीज से यूएसए में लोग जाते हैं, क्योंकि यूएसए क्या है, एक बहुत बड़ी इकनॉमी है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो इनकम के सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप इंडिया के हिसाब से देखें, अगर आप इंडिया में अगर काम करते हैं, एज ए लेबर काम करते हैं, आप पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, आप किसी शॉपिंग मार्ट में काम करते हैं, तो आपको कितना मिलेगा? 20,000 रुपीज़ मिलेगा पर मंथ, या 25,000 रुपीज़ मिलेगा। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो अमाउंट है ये लैक्स में चला जाता है। इट मे बी 2 लाख रुपीज़, इट मे बी 2.5, लेकिन खर्चा भी क्या होता है, उसी तरह से होता है। सपोज़ कीजिए कि आपको वहाँ पे यूएसए में 3 लाख रुपीज़ पर मंथ मिल रहे हैं, लेकिन आपका देखोगे ना, वहाँ पे पानी की बोतल, रहना, खाना पीना सब महंगा होता है। सो इट माइट बी पॉसिबल कि आप वहाँ पे, अगर आपकी 3 लाख रुपीज़ अर्निंग है, अगर आप वहाँ पे 3 लाख रुपीज़ पर मंथ कमा रहे हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि जो 2.5 लाख रुपीज़ हैं वो आपके वहाँ पे खर्च हो जाए, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इंडिया। अब डोनाल्ड हमने क्या किया है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेशंस हैं उनको अब यूएसए से बाहर निकालने की शुरुआत हो चुकी है, और ये शुरुआत की गई है इंडिया के साथ। तकरीबन 200 इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स, और ये मोदी साहब की जो विज़िट है उसके जस्ट आने से पहले क्या किया है, इनको डिपोर्ट कर दिया है। अच्छा, ऐसा थोड़ा ना कि भाई उन्होंने आइडेंटिफाई किया और इंडिया में भेजे, नहीं। जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी क्या किया है, वेरीफाई किया नेशनलिटी। ऐसा हो सकता है मे बी, जैसे मान लीजिए पूछा गया हो कि भाई आप कौन से गांव के रहने वाले, कहाँ के हैं, तो फिर उनकी जो लोकल एरिया की पुलिस है वहाँ से वेरीफाई कराया गया हो, और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया हो कि हाँ ये मतलब इंडियन सिटीजन्स हैं, तो इनको आप वापस भेज दीजिए। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हर साल क्या होता है, बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए में जाते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि यूएसए ने अपनी पॉलिसी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रखा है। अगर आप यूएसए में आना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप देखो, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपने आईआईटी से एमटेक किया है, बीटेक किया है, या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या फिर आप यूएसए की इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो यूएसए वेलकम करता है। यूएसए कहता है ठीक है भाई, आप आइए, हम आपको ग्रीन कार्ड दे देंगे, हम आपको वीज़ा प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन अगर आप लेबर क्लास हैं, ठीक है, तो फिर आप प्रॉपर चैनल से आइए। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर चैनल से आने में तो फिर आपको इंग्लिश भी बोलनी पड़ेगी, है ना, बहुत सारे टेस्ट आपको देने पड़ते हैं, पैसा भी काफ़ी खर्चा होता है। तो यूएसए ने क्या किया, अगर आप देखोगे यूएसए के जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं, हर हर बार जब कभी भी टेनो चेंज होता है, तो जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं वो हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा पॉलिसी में चेंजेस लाते रहते हैं। अब देखिए, अब इसका इंडियन नेशनल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी अराउंड 18,000 इंडियन नेशनल जो हैं वो इलीगली रह रहे हैं, कहाँ पे, यूएसए में रह रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि वो इलीगल चैनल के थ्रू गए हों, या फिर उनका वीज़ा वहाँ पे ख़त्म हो गया और वहाँ पे स्टे कर रहे हों। ठीक है, उन्होंने अपनी लोकेशन बदल ली हो, अब किसी के घर में काम कर रहे हैं या फिर किसी शॉपिंग मॉल में काम कर रहे हैं, तो नहीं पता लग पा रहा, मतलब पुलिस शायद उनको ट्रेस नहीं कर पा रही, उनका वीज़ा ख़त्म हो गया है। तो होता क्या है कि इससे इंडिया और यूएसए के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब देखो, अब यहाँ पे इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है, तो भाई देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने तो कंफर्म कर दिया है कि जितने भी पर्सन वहाँ पे लीगली रह रहे थे, जो 200 पर्सन आइडेंटिफाई किए हैं, उनकी नेशनलिटी बता दिया कि भाई ये इंडियन है। तो इंडिया वालों ने तो कंफर्म कर दिया। अब इंडिया वालों ने कंफर्म कर दिया तो क्या हुआ कि अब उनको इंडिया भेज रहे हैं। अब देखिए, इसके साथ साथ अब ये है कि भाई इंडिया चाहता है कि जो स्ट्रॉन्ग बायलेटरल रिलेशन बना रहे, क्योंकि इंडिया को फाइटर प्लेन खरीदने होते हैं। ठीक है, बहुत सारा जो डिफेंस से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो भी इंडिया को यूएसए से ख़रीदने होते हैं। और इंडिया जो है, अगर यूएसए, जैसे अब तो खैर यूएसए डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया, लेकिन जब ये डब्ल्यूएचओ का मेंबर था तो फिर भी कभी कभी फेवर कर देता था यूएसए, किसको, इंडिया को। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन इंडिया तो हमेशा चाहेगा कि रिलेशन जो है वो यूएसए के साथ अच्छे बने रहें। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इम्प्लीकेशंस की बात करें, जो रिलेशन है, अब देखो, ये तो होता ही, जो डिप्लोमेटिक टेंशन है वो तो होती हैं,
लेकिन अब यूएसए क्या है, बिग ब्रदर है, बड़ा भाई है, तो भाई हम नहीं कर सकते, मतलब वी कैन नॉट फाइट विद द यूएसए। अगर वो बेइज्जती कर रहा है तो भाई अभी तो सहन करना पड़ेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आ सकता है कि आने वाले समय में हम भी कुछ ऐसा कदम उठाएं। दूसरा क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कि यूएसए ने ट्रेड में भी काफ़ी चेंजेस किए। जैसे मैक्सिको, चाइना, कनाडा, यहाँ पे क्या किया, टैरिफ लगा दिए। चाइना को छोड़ के बाकी जो दोनों कंट्री हैं वहाँ पे थोड़े से क्या कर दिए हैं, टैरिफ जो है वो कम कर दिए हैं। अब देखिए, अब डोमेस्टिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका इंडिया में, वो ये पड़ता है कि भाई एक तो एम्प्लॉयमेंट के साथ स्ट्रगल करेंगे जब वो वापस आएंगे, जो पर्सन इलीगली रह रहे थे यूएसए में, तब वो जब आएंगे, मान लो 200 लोग आ रहे हैं, अब उनके पास यहाँ पे काम करने के लिए तो होगा नहीं। अगर काम मिलेगा भी तो यूएसए में अगर मान लीजिए वो 2.5 लाख रुपये या 3 लाख रुपये मंथ कमा रहे थे, तो क्या वो 20 या 25,000 में यहाँ पे काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा ये है कि इससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो इलीगल इमिग्रेशंस हैं उनका नेटवर्क बढ़ जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि अब वो बाहर से आए हैं, अब वो उनका एक अलग ही एनवायरनमेंट रहता है, वो इंडिया के उसमें फिर रह नहीं पाते हैं। अगर कोई बाहर रह के आता है ना, तो उनको यहाँ का एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें सूट नहीं करती हैं। अच्छा, ब्रेन ड्रेन और स्किल माइग्रेशन भी आप देख रहे हैं काफ़ी हो रहा है। जितने भी अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं वो सब यूएसए में जाके रहना चाहते हैं। उनका ऐसा मानना है कि एक लाइफ मिली है तो क्यों ना हम अच्छे से रहें, क्लीन रोड्स हों, अच्छा एनवायरनमेंट हो वहाँ पे रहने के लिए। तो ब्रेन ड्रेन भी क्या है, एक समस्या बनी हुई है। अब देखो, वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड ये है कि भाई जब तक इंडिया और यूएसए बैठ के डायलॉग नहीं करेंगे तो कोई इस पे कोई कंक्लूजन निकलने वाला है नहीं, ठीक है। और दूसरा ये है कि लीगल माइग्रेशन के लिए कुछ ना कुछ रास्ता बनाना चाहिए। अगर आप बिज़नेस वीज़ा देना चाहते हैं, बिज़नेस वीज़ा दीजिए, या फिर हमारे पास जो स्किल लेबर्स हैं उनके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये तो तभी होगा जब मोदी साहब वहाँ पे जाएंगे। और इसके अलावा जो है डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। अब ये जो मान लीजिए हम बता रहे हैं, एक डाटा हमारे पास अभी रफली आ रहा है कि जो 18,000 इंडियंस है अभी ये कहाँ पे रह रहे हैं, ये रह रहे हैं यूएसए में, ठीक है। तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि इनका हम डाटा रखते हैं कि भाई ये बेरोज़गार हैं, ये काम करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते थे, हम इनको जॉब प्रोवाइड कर सकते थे। तो हालांकि गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी पे काफ़ी काम कर रही है, ठीक है, इस पे और काम भी हो सकता है। अब देखिए, ऐसा जब कभी भी इलीगली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उससे क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है इस पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, रोक लगानी पड़ेगी। तो ये पहला आर्टिकल था, इसको हम एक बार, ये सब चीज़ें न्यूज़ में आती रहेंगी। उसके बाद देखिए, दूसरा जो आर्टिकल है वो है चाइना हिट्स बैक एट द यूएस विद गुड्स टैरिफ, गूगल इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएसए बिग ब्रदर है, ठीक है। तो यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने कनाडा पे टैरिफ लगा दिए। यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने मैक्सिको पे टैरिफ लगा दिए। यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने चाइना पे टैरिफ लगा दिए। अब यूएसए कह रहा कि भाई कनाडा और मैक्सिको के टैरिफ तो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन जो चाइना पे टैरिफ है वो तो क्या रहेंगे, लगे रहेंगे। तो चाइना पीछे हटने वाला थोड़ा ना है। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने भी टैरिफ लगा दिए। कहाँ पे, इम्पोज ड्यूटी लगा दी, कहाँ पे, यूएस एनर्जी पे, ठीक है, व्हीकल्स पे लगा दी और इक्विपमेंट्स पे लगा दी। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि ट्रेड देखने को मिल रहा है, जो दो लार्जेस्ट इकोनॉमी है उनके बीच में क्या हो रहा है, ट्रेड देखने को मिल रहा है। अब देखो, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास यूएसए है, ये यूएसए है, और ये हमारे पास क्या है, चाइना है, ठीक है। तो पहले मान लीजिए चाइना क्या कर रहा था, चाइना एक फ़ोन जो है वो लोकल मार्केट में सेल कर रहा था। वो बना कहाँ पे, चाइना में। मान लीजिए वो बन रहा था कितने का, $100 का, ठीक है। अब ड्यूटी लगा दी, ड्यूटी लगाने के बाद मान लीजिए अब ये जो फ़ोन है ये कितने का बन रहा है, $110 का बन रहा है। तो यूएसए ने ये सब किया, ठीक है। तो इसी तरह से क्या करेगा, चाइना भी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा। तो चाइना ने भी क्या किया, चाइना ने भी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगा दिए काउंटर मेजर्स करने के लिए। अब देखो, प्रॉब्लम ये है कि चाइना भी डोमिनेट करना चाहता है, यूएसए भी डोमिनेट करना चाहता है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो चाइना में जो रॉ मटेरियल है वो ईजिली अवेलेबल हो जाता है। सरकार क्या कहती है, भाई हम आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, आप बढ़िया से बढ़िया जो है चीप गुड हमें बना के दीजिए। तो यूएसए क्या करेगा, अगर मान लो यूएसए ने तो इम्पोज कर दिया ना, मतलब टैरिफ बढ़ा दिए, तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना फिर भी क्या करेगा, उसके जो वर्कर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको क्या करेगा, सब्सिडी दे देगा। तो चाइना फिर भी मतलब कम रेट में ही क्या करेगा, यूएसए में प्रोवाइड करेगा। लेकिन चाइना जो है वो रुकने वाला नहीं है।
तो चाइना भी क्या करेगा, जैसे यूएसए ने, अगर आप देखो, यूएसए ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जो चाइनीज़ कंपनी है इंक्लूडिंग गूगल एंड बायोटेक फर्म्स। जैसे कि आप देखेंगे कोरोना वायरस की जो शुरुआत है वो चाइना से हुई, तो यूएसए ने ये सब इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दिया है। लेकिन चाइना इसमें खाली बैठने वाला नहीं है। चाइना ने क्या किया है, 15% टैरिफ लगा दिए हैं यूएस एनर्जी एक्सपोर्ट पे, इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस। और एडिशनल 10% ड्यूटी भी लगा दी है कहाँ पे, यूएस व्हीकल्स पे, एग्रीकल्चर मशीनरी पे और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट से। ठीक है। तो चाइना ने भी क्या किया, चाइना ने भी इन्वेस्टिगेशन अनाउंस कर दी है कि जितने भी यूएस टेक गेंट्स हैं, जाइंट्स हैं, पोटेंशली रेस्ट्रिक्टेड यूएस फर्म्स हैं जो बिजनेस कर रही हैं, ठीक है, उनको रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बड़ी बड़ी जो इकोनॉमी है, चाइना बड़ी इकोनॉमी है, यूएसए बड़ी इकोनॉमी है, अब ये आपस में लड़ते रहेंगे तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, इससे प्रॉब्लम होगी बाकी जो कंट्री है जो डिपेंड करती है। जैसे इंडिया है, इंडिया को रिलेशन बनाने हैं, चाइना के साथ भी अच्छा रिलेशन बनाना है, रॉ मटेरियल अच्छा मिलता है चाइना में, तो वो एक चीप गुड्स इंडिया में प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा दिवाली पे एलईडी जो मिलती हैं, उनकी जो चाइनीज़ एलईडी होती है वो काफ़ी सस्ती होती हैं। तो चाइना क्या है, एक मेजर एक्सपोर्ट मार्केट है किसके लिए, यूएस एनर्जी के लिए। ठीक है। तो कुल मिला के बात यहाँ पे हमारे पास ही आ जाती है। देखो, हमें क्या करना है, हमें एक वे फॉरवर्ड निकालना है। तो वो भाई जब तक आप लोग आपस में बैठ के नेगोशिएशन नहीं करेंगे तो कोई भी रास्ता निकलने वाला है नहीं। और डब्ल्यूटीओ को भी क्या करना चाहिए, रिफॉर्म्स लाने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई यूएसए अपनी मर्जी से कोई भी टैरिफ को इंक्रीज़ कर रहा है, या फिर चाइना ने भी काउंटर पार्ट ड्यूटीज़ लगा दी हैं इस तरह से। तो इन सब पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। फाइन। तो ये हमेशा चलता रहता है। जब आप देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में यूएस और चाइना के बीच में जो राइवलरी चल रही है, उसमें आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।